नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम लोग जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी निकली हुई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, उसके सिलेबस में जो आपके एक्ट दिए गए हैं, इसमें से हम लोग पॉक्सो एक्ट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी, प्लस मैंने पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया था, तो उसमें भी आप और डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि ये नहीं आता वो, तो उसमें पॉक्सो एक्ट मतलब कोई भी आपके जितने भी एक्ट हैं उसमें टीचिंग से जो रिलेटेड चीजें हैं वही पूछी जाएंगी। ठीक है, बाकी है कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 10 नंबर के ही एक्ट आएंगे आपके आपके 10 ही शायद एक्ट पूरे टोटल दिए गए हैं, तो इतना इन डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही आपको करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारा दूसरा एक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा, अपना सिलेबस तो आपके पास होगा, चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक है, जो 2006 में ये हमारा सिलेबस में भी दिया गया है, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी शादी कर दी जाती है। ठीक है, उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र में, तो उसको ही रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो भी थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कब ये आया था। ठीक है, और कब लागू हुआ था, क्योंकि डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। और बाकी इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स प्रोवाइड करवाए जाए, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चों का था, वैसे मैंने जो सिंपल नोट्स बनवाए थे उसमें तो सारे इंक्लूडेड थे। जो आपको पीडीएफ एक अलग से ऐड करके दिया था वो आपका हिंदी में था, क्योंकि बहुत सारे जैसे भारत का राजपत्र है वो आपका हिंदी में है, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, उसमें सारा कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। यह बाल विवाह पर रोक लगाता है और बाल विवाह के पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये एक्ट किस लिए बनाया गया था? बाल विवाह पे रोक के लिए। और ये प्रकाशित कब हुआ था? मूलतः 11 जनवरी 2007 को ये प्रकाशित हुआ था, मतलब एक्टिव हो गया था ये। और इसका शीर्षक क्या था आप लोग यहाँ देख सकते हैं, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005। ठीक, और जो इसका उद्धरण था 2007 का अधिनियम संख्या 6। इसके बाद अधिनियम कहाँ पे लाया गया था? भारत की संसद में। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस एक्ट से जुड़ी हुई, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद हम लोग थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। तो पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अभी भी ये एक्ट लागू है। तो पहले होता था कि बहुत सारी जगह पे जो 18 साल से कम की बच्चियां हैं उनकी शादी कर दी जाती थी। बहुत सारे रीजन भी होते थे, जैसे कि बहुत सी बच्चियों को बेच दिया जाता था या फिर खरीद के लोग ले जाते थे। इस प्रकार की चीजें आपने सुनी भी होंगी। तो यही हुआ करता था। बाल विवाह एक सदियों पुरानी प्रथा है, बहुत टाइम से चली आ रही थी, जिसे सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मान्यता प्राप्त थी। मतलब समाज भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता था, और धार्मिक रूप से भी इसको एक कह सकते हैं कि पुण्य का काम माना जाता था। जबकि ये सारी जो है अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, इनको खत्म करने की जरूरत है। समाज के सभी वर्गों में इसका विरोध होता है, बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई के रूप में मान्यता देते हुए। मतलब तो ये सब चीजें हुई, तो फिर एक एक्ट आया, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसको बोलते थे CMRA 1929 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि बाल विवाह से रिलेटेड सबसे पहला एक्ट कौन सा आया था, जिसे आमतौर पे हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जो सबसे पहला एक्ट आया था 1929 में, उसको हम लोग शारदा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, 15 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना था। मतलब पहले आयु हुआ करती थी लड़कियों की 15 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष, उससे कम के हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट बनाया गया था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह लागू नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि समाज में अभी भी उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें चलती रही थी। फिर यूनिसेफ बाल विवाह को 18 वर्ष
से पहले विवाह के रूप में परिभाषित करता है और इस प्रथा को मानव अधिकार का उल्लंघन मानता है। तो यूनिसेफ ने बताया कि 18 साल से अगर कम विवाह होता है तो ये मानव गतिविधियां जो होती हैं उनका भी उल्लंघन करता है। जिस प्रकार से अगर आप कम एज में शादी कर देंगे, बच्चियों की छोटी छोटी बच्चियां भी ना वो शादी को लेके सारी चीजें जानती हैं, प्लस उनकी पढ़ाई लिखाई को लेके भी उनकी सारी पढ़ाई बंद हो जाती है, प्लस उनमें एक कह सकते हैं मेंटली वो बीमारी का शिकार भी हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है क्योंकि प्री मेच्योर होती है, वो इतनी मेच्योर होती नहीं है ना तो दिमाग से ना शरीर से, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो यूनिसेफ आपको पता है कि बच्चों के लिए काम करता है, तो उसने बताया कि 18 साल से कम के बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये अधिकार का उल्लंघन करना है। बाल विवाह भारत में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है क्योंकि इसकी जड़ें पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संरक्षण में है, इसलिए इसे लड़ना कठिन है। और इंडिया में क्या है कि धर्म के नाम पे ये सब चीजें होती थी, संस्कार के नाम पे होती थी कि संस्कृत में ऐसी परंपरा है या सदियों से ये चीज चली आ रही है तो इसको किया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इन सब चीजों को खत्म करना और ज्यादा मुश्किल हो गया था। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 वर्ष से कम उम्र की 15 लाख लड़कियों की शादी पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, तो ये जनगणना हुई थी। ऐसे बाल विवाह के कुछ हानिकारक परिणाम यह है कि बच्चा शिक्षा के अवसर खो देता है, मतलब वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है। इन सब चीजों से क्या होता है कि बच्चा जो है अपनी पढ़ाई लिखाई का अधिकार भी खो देता है, परिवार और दोस्तों से अलग हो जाता है छोटी सी उम्र में, जब उसको परिवार के साथ रहने की जरूरत है, मतलब दोस्तों के साथ खेलने कूदने की जरूरत है, तब वो अपने दोस्तों परिवार से अलग हो जाता है। यौन शोषण, कम उम्र में गर्भधारण और स्वास्थ्य जोखिम। ठीक है, क्योंकि प्रीमेच्योरिटी में सेक्सुअल बीमारी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे उतने मेच्योर हो नहीं पाते हैं उस चीज को लेके। ठीक है, और कम उम्र में ही प्रेग्नेंट हो जाना, तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती थी। ठीक है, तो ये सब चीजें इंडिया में देखने को मिली थी ज्यादातर। फिर क्या, बाल विवाह एक विवाह या एक अनौपचारिक मिलन है जो किसी व्यक्ति द्वारा नाबालिग के रूप में निर्दिष्ट एक निश्चित आयु तक पहुंचने से पहले किया जाता है। ठीक है, भारत में लड़की की शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष, जबकि लड़कों की कितनी है, 21 वर्ष। बाल विवाह HIV सहित यौन संचारित संक्रमणों की उच्च दर से जुड़ा है क्योंकि इससे यौन संबंधी समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। जब इंसान कोई चीज के बारे में सही से जान नहीं पाएगा, ठीक है, और क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे छोटे, आप लोग देखिए, आप लोग छोटे थे तब कितनी किस चीज को लेकर समझ हुआ करती थी। उसी प्रकार से जनसांख्यिकीय लाभांश में देरी बाल विवाह से बड़े परिवारों में योगदान देता और परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती। और तो क्या होता था कि जनसंख्या वृद्धि के भी मामले काफी देखने को मिल रहे थे। इससे जनसंख्याई लाभांश में देरी जो कम प्रजनन क्षमता और शिक्षा में निवेश से मिलता था, क्योंकि आप जब शिक्षित नहीं होंगे तब बहुत सारी चीजें हैं जो घटित हो सकती हैं। ठीक है, इन सबको लेके इसके छोटी उम्र में शादी की जिम्मेदारी समझ नहीं आती है। छोटी सी उम्र होती है तो सारी जिम्मेदारी कहाँ समझ में आती है, क्योंकि खुद ही बच्चे होते हैं, खुद ही माँ बाप पे डिपेंड होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रत्येक बालिका वधू के साथ दुनिया एक भावी शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, उद्यमी या राजनेता को खो देता है। मतलब यूएन इस पे काफी रिसर्च वगैरह की गई, तो उन्होंने बताया कि जब लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, अगर वो उस एज में पढ़ना चाहती हैं, पढ़ के वो डॉक्टर बन सकती हैं, टीचर बन सकती हैं, ठीक है, राजनेता बन सकती हैं। जब उनकी शादी हो जाएगी, उनकी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, पढ़ाई नहीं होगी, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उनकी सपनों को, उनके हर चीज को मार देना यूएन ने घोषित किया। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक बड़ा फैसला कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का इरादा 18 से 21 आयु के पुरुष को वयस्क महिला से शादी करने पर दंडित करने का नहीं है। अगर मतलब महिला की आयु 18 साल है और जो पुरुष है उसकी आयु 21 साल की है, तब उसको दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यह मामला एक लड़के से संबंधित है जिसे 17 साल की उम्र में 21 वर्षीय महिला से शादी की थी।
तो यहाँ पे केवल लड़कियों की ही बात नहीं करते हैं, लड़कों की बात करते हैं। अगर लड़की बड़ी है और लड़का है उसकी उम्र 21 साल से कम है तो वो भी बाल विवाह में ही आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं न्यायालय ने अधिनियम धारा 9, अब ये धाराएं हैं, ये थोड़ी आपको जानना जरूरी है, अगर इनके बारे में 2-3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा कि व्याख्या की फैसला सुनाए कि ना तो ये प्रावधान किसी बच्चे को किसी महिला से शादी करने पर दंडित करता है, ना ही किसी महिला को किसी पुरुष बच्चे से शादी करने पर दंडित करता है। ठीक है, मतलब अगर आयु आपकी सही है तो उसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान किसी वयस्क महिला को भी लड़के से शादी करने पर दंडित नहीं करता है, क्योंकि भारतीय समाज में शादी के संबंध में निर्णय आमतौर पर दूल्हा दुल्हन के परिवार के सदस्य द्वारा लिए जाते हैं। महिलाओं को आमतौर पर इस मामले में बहुत कम बोलने का अधिकार होता है। प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य केवल यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब रीजन से आपको सजा नहीं मिलेगी या इनके लिए ये एक्ट नहीं बनाया गया है। किसी व्यक्ति को नाबालिग लड़की से शादी करने पर दंडित करना है, केवल एकमात्र उद्देश्य है कि अगर आप नाबालिग से शादी करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तो उसको दंड देने का इस एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 2006 का अधिनियम 18 से 21 वर्ष के बीच के भावी दूल्हों को विवाह से दूर करने का भी विकल्प देता है, मतलब लड़के हो या लड़कियां सबके लिए इक्वल ही एक्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि छोटे से होते हैं जब हम लोग पढ़ने की इच्छा होती है, ठीक है, ज्यादातर लड़कियां इस टाइप की देखी जाती हैं, पढ़ने का मन है लेकिन शादी कर दी जाती है, तो ये कितना बड़ा अपराध है आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, ये अपराध की श्रेणी में ही आता है। अब ये एक्ट आया, फिर कानून कुछ कार्यों को दंडनीय बनाकर और बाल विवाह की रोकथाम और निषेध के लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारियों को नियुक्त करके बाल विवाह को रोकने का प्रयास करता है। अधिनियम के अंतर क्या क्या रखा गया, बच्चे, मतलब जैसे बाल विवाह में किसी की शादी होती है तो जो बच्चे हैं उनका क्या होगा इस संबंध में। बच्चे का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने, यदि पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, मतलब तो ये बच्चे की श्रेणी में माने जाएंगे। बाल विवाह का अर्थ है उस विवाह से जिसका अनुबंध करने वाला कोई भी पक्ष बच्चा है, मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, अगर अपनी आयु सीमा को कंप्लीट नहीं करता है, उससे कम का है, तो उसको बाल विवाह की श्रेणी में माना जाएगा। इसके बाद नाबालिग का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने बहुमत अधिनियम 1875 के प्रावधानों के तहत वयस्कता प्राप्त नहीं की है। बहुमत अधिनियम 1875 के अनुसार भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्कता की आयु प्राप्त करता है, मतलब 18 साल से ऊपर होगा तभी वो वयस्क माना जाएगा, इससे पहले वो नाबालिग माना जाएगा। इसके बाद बाल विवाह एक अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है। कानून के तहत जिन व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है उसमें शामिल हैं जो कोई भी बाल विवाह करता है, संचालन करता है या निर्देशित करता है या उकसाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष जो किसी बच्चे से विवाह करता है, ये धारा 9 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई बाल विवाह करवा रहा है, बाल विवाह करवाने के लिए उकसा रहा है, ठीक है, या फिर किसी के संरक्षण में ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो सब दंडित किए जाएंगे। केवल ये नहीं है कि जो कर रहा है वही दंडित किया जाएगा, जो उससे रिलेटेड जुड़े हुए चीज होगी वो सब भी दंडित किए जाएंगे। बच्चे का प्रभार संभालने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें माता पिता या अभिभावक, किसी संगठन या संघ का कोई सदस्य बाल विवाह को बढ़ावा देना, अनुमति देना, भाग लेना शामिल, मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे उसके माता पिता हो, कोई संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो भी बाल विवाह को बढ़ावा देगा सबको सजा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बाल विवाह की समाप्ति और शून्यकरणीयता पे कुछ धाराएं बनाई गई हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। बाल विवाह शून्यकरणीय है और इन्हें रद्द किया जा सकता है धारा 3 के तहत। ठीक, विवाह में शामिल बच्चे के वयस्क होने के बाद 2 साल की अवधि के भीतर बाल विवाह को रद्द करने की मांग की जा सकती है। अब ये धारा 3 में एक प्रावधान रखा गया है, जैसे मान लो कि कोई लड़की 16 साल की है, ठीक है, तब उसकी शादी हो गई, अब वो जब 18 साल की होगी, ठीक, तब उसको ये राइट है या कह सकते हैं कि ये उसका अधिकार है, तो वो पुलिस में जाके केस दर्ज कराए
ठीक है, प्लस 2 साल के अंदर अंदर उस शादी को रद्द भी करवा सकती है, ये भी इसमें प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है, धारा आपकी जो 3 है, 3(3). ठीक है, मतलब 16 साल की उम्र में शादी हुई, 18 साल की जब हो गई, उसको पता चला ये सब अधिकार वगैरह जैसे भी, तो वो 20 साल तक इस सब चीजों को रद्द भी करा सकती है, शादी को खारिज भी करवा सकती है। ठीक है, जिला न्यायालय विवाह को अमान कर सकता है। जिला न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय और मूल क्षेत्राधिकार का प्रधान, सिविल न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य सिविल न्यायालय शामिल है। ठीक है, ये धारा 3 इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं इसमें क्या बात कही गई है। इसके बाद केवल विवाह में शामिल बच्चे ही विवाह की शून्यता या रद्दीकरण के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। केवल जो लड़का और लड़की है, जो भी कम उम्र के अगर हैं शादी के टाइम पे, तो वो जब याचिका ये सब दायर कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, या लड़का या लड़की जो भी कम उम्र के हैं। और यदि पीसीएमए के अनुसार याचिकाकर्ता नाबालिग है, तो याचिका अभिभावक या विवाहित बच्चे के अगले सबसे अच्छे दोस्त जो 18 वर्ष है उससे अधिक वयस्क होना चाहिए। या मतलब कि वो नाबालिग है, याचिका नहीं कर सकता है, तो उसका जो भी करीबी है वो जो बताएगा, वो भी उसके लिए ये याचिका दर्ज कर सकता है। ठीक है, के साथ साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी धारा 3(2) के माध्यम से दायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब धाराएं हैं। इसके बाद जिला न्यायालय विवाह को अमान कर सकता है। जिला न्यायालय में पारिवारिक न्यायालय और मूल क्षेत्राधिकारी का प्रधान, सिविल न्यायालय और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य सिविल न्यायालय शामिल है। तो धारा 3 और 2(e) के समय ये मतलब जो याचिका दायर की जाएगी उस पर ये कोई भी काम कर सकते हैं इनमें से। इसके बाद जहां विवाह को रोकने के लिए धारा 13 के तहत पारित निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद विवाह संपन्न किया गया है, मतलब विवाह रोकने के तहत धारा 13 के अंतर्गत, मतलब बावजूद भी कि उन्हें पता है कि जैसे कोई विवाह रोक रहा है लेकिन उसके बावजूद भी ये विवाह जो करवाया जा रहा है, धारा 14 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसके खिलाफ भी कंप्लेन की जा सकती है। जहां बच्चे को प्रलोभन, बलपूर्वक या धोखेबाज साधनों का उपयोग करके किसी वैध अभिभावक से दूर ले जाया जाता है, ये किसमें आएगा आपका, धारा 12 में। मतलब बच्चे को, कोई छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई प्रलोभन, जैसे आप बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी कि बोला जाता है कि आपको जॉब लगवा देंगे, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हुई हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से कोई चीज करी जाती है तो वो किसके अंदर आएगी, धारा 12 के अंदर आएगी। और किसमें, ए और बी में। जब बच्चे को विवाह के उद्देश्य से या विवाह के माध्यम से बेचा या तस्करी की जाती है तो किसमें आता है, धारा सी में। धारा 12C, मतलब जो आपका सेक्शन 12C इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। मतलब किसी विवाह के उद्देश्य से या विवाह के माध्यम से इसको बेच दिया जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो वो आपकी धारा 12C में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद रख रखाव अभिरक्षा के लिए भी बहुत सारे नियम इसमें हैं, जैसे CMPO को बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को चिकित्सा और कानूनी सहायता सहित और हर संभव सहायता प्रदान करने का अधिकार है। मतलब अगर कोई बच्चा इस चीज में है तो उसके लिए जैसे कोई स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं या फिर कोई कानूनी सहायता है तो वो धारा 16(3) के अंतर्गत सॉल्व करी जाएगी। ठीक है, वयस्क पति को नाबालिग लड़की की दोबारा शादी होने तक गुजारा भत्ता देना होगा। ठीक, यदि विवाह के समय पति नाबालिग है तो उसके अभिभावक भरण पोषण का भुगतान करेंगे। अब ये किसमें आता है आपका, धारा 4 में। अगर मान लो कम उम्र की लड़की है और लड़का है कि 21 साल का ही है या उससे ज्यादा का है, तो क्या होगा कि दोबारा जब तक लड़की की शादी नहीं होगी तब तक सारा खर्चा वो देगा। अगर लड़का भी 21 साल से कम का है, लड़की भी 18 साल से कम की है, तो उसके माता पिता, जो लड़के के माता पिता होंगे, ठीक है, तो वो उसका सारा भरण पोषण करेंगे। ये किसमें बोला गया, आपकी धारा 4 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे हिरासत और भरण पोषण के हकदार हैं, क्योंकि कानून ऐसे बच्चों को विवाह रद्द होने के बाद भी सभी उद्देश्यों के लिए वैध मानता है। ठीक है, अब ये है कि अगर
जैसे आपकी कम उम्र में किसी की शादी हो गई है, मान लो कोई बच्ची है या बच्चा है, उसकी कम उम्र में शादी हो गई है, उस दौरान अगर आपके बच्चे, उन लोगों के बच्चे, तो उस दौरान अगर बच्चे होते हैं तो उनको वैध माना जाएगा, किसके अंदर, धारा 5 और 6 के अंदर। ठीक। एक जिला न्यायालय को बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के रखरखाव और हिरासत से संबंधित किसी भी आदेश को जोड़ने, संशोधन करने या रद्द करने का अधिकार है। मतलब ये अपने एक प्रकार से धारा 7 में ये सब चीजें कर सकता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब जो मेन हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखो ऊपर की चीजें मैंने इसलिए बताई कि बाई चांस आपसे धारा पूछी गई तो आप लोग बता पाए, क्योंकि पिछले पॉक्सो एक्ट करवाया था तो उसमें धारा आपकी वैसे टीचिंग के एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी है कि मैंने इसलिए करवा दिया आपको, इसीलिए पीडीएफ दे दिया था कि आपको और भी डिटेल पढ़ना है तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो करवा दी है। ठीक है। बाकी इसका भी मैं पीडीएफ दे दूंगी, जो भारत सरकार की तरफ से राजपत्र लागू हुआ था, बहुत ज्यादा इंडेक्स में पढ़ने के लिए आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे रोल ऑफ टीचर्स, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं या फिर अब जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए जा रहे हैं तो आपका मेन रोल क्या रहेगा। अब ये आपका वाला पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल शिक्षक को धारा 16, कितनी धारा आपके लिए, धारा 16 जो है काफी इंपॉर्टेंट है, के तहत उत्तरदायी बनाया गया है। मतलब शिक्षक है, अगर उनकी नजर में ऐसा कोई मैटर आता है या फिर आप हॉस्टल वार्डन है, आपकी नजर में ऐसी कोई चीज आती है तो आप उसके लिए ये उत्तरदायी हैं। ठीक है। बाल विवाह को रोकने में स्कूल शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चे जो है अपने परिवार के सबसे ज्यादा अपने शिक्षक से ही अटैच रहते हैं। आप लोगों को ये चीज पता होगी, आप लोगों के भी टीचर्स होंगे जिनको आप लोग अभी भी मैसेज या कॉल से बात करते होंगे, उनके हालचाल पूछते होंगे, कभी भी आपको पढ़ाया, टीचर सब बच्चों के ही फेवरेट होते हैं। ठीक है। जैसे ही आपको पता चले कि बाल विवाह हो रहा है या होने वाला है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। जैसे आपको पता चलता है कि ऐसी कोई चीज होने वाली है तो आप जो भी नजदीक में आपके पुलिस स्टेशन है वहां पे सूचित कर सकते हैं। ठीक है। यदि पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है या यदि पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहती है तो शिकायत दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जाएं। अगर पुलिस, मतलब पुलिस स्टेशन कहीं दूर है या किसी वजह से आप पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं या फिर पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे भी मैटर होते हैं कि लोकल एरिया में उन लोग, लोकल एरिया में काफी ये सब चीजें चलती हैं कि पुलिस भी जैसे लोग मानते हैं उसी के प्रकार से काम करती है या जो भी, लेकिन ज्यादातर अब ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोई कोई जगह पे भी अभी भी ये चीजें देखी जाती हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप पास में जो भी न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट है उसके पास जाके रिपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद यदि पुलिस स्टेशन दूर है या आसपास कोई अदालत नहीं है तो निकटतम पुलिस स्टेशन एसपी, पुलिस अधीक्षक, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर कोई राज्य में समाज कल्याण विभाग आदि को फोन कर सकते हैं या उनको पत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आप हॉस्टल वार्डन आप जब बनेंगे आपको करनी पड़ेंगी। आप बच्चों के साथ काम करने वाले निकटतम गैर सरकारी संगठन से भी सहायता मांग सकते हैं। अगर सरकारी जगह पे आपकी चीजें नहीं बन पा रही है तो जो गैर सरकारी मतलब जो एनजीओ चलते हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद स्कूल में नियमित उपस्थिति रखकर उन बच्चों पर सीधी निगरानी रखें जो बाल विवाह के संभावित शिकार हो सकते हैं। अगर बच्चे की अनुपस्थिति चिंताजनक है और बच्चे की शादी होने की संभावना है तो तुरंत उनके घर जाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ जगहों पे है कि माता पिता इतनी सोच उनकी डेवलप नहीं है या फिर अभी भी पुरानी चीजों को लेके उसी प्रकार से मान्यताएं बनाए हुए हैं, तो अगर आपको लगता है कोई किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है और वो स्कूल नहीं आए, अनुपस्थिति है, किसी से उसका नहीं पता चल रहा है, तो आप उसके घर भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद माता पिता से बात करें, उनको नकारात्मक परिणामों के बारे में बताकर उन्हें अपने बच्चों की शादी जल्दी ना करने के लिए मनाने का प्रयास करें। माता पिता को समझाएं, जो पेरेंट्स मीटिंग होती है या फिर जिसे कुछ कल्चरल एक्टिविटी होती है उनके थ्रू भी आप समझा सकते हैं। ठीक है। कोई नुक्कड़ नाटक टाइप के स्कूल में करवा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू आप बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, प्लस उनके माता पिता को भी अवेयर कर सकते हैं।
इसके बाद माता पिता को बाल विवाह के खिलाफ कानूनों के बारे में बताएं। कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और अपने बच्चों की शादी कराने वाले माता पिता के लिए कानूनी परिणाम निर्धारित करता है। उनको बताएं कि कानून इसके खिलाफ है, बाल विवाह आप नहीं करा सकते हैं। अगर फिर भी आप कराते हैं तो उसके लिए जुर्माना या फिर दंड का भी प्रावधान है जो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है। स्कूल में बच्चों को शिक्षित करें कि कानून के तहत बाल विवाह वर्जित है। स्कूल में बच्चों को भी अवेयर करें। स्कूल में बच्चों को भी शिक्षित करें, उनको भी अवेयर करें, उनको भी बातचीत करें। पढ़ाई लिखाई के साथ ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है। आप लोगों को खुद भी बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। मान लो आपने हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म भरा है तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपका जैसे फॉर्म नहीं भी भरा है मान लो, फिर भी आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ नहीं तो एक समाज के अच्छे नागरिक तो बन सकते हैं। ठीक है। अच्छे नागरिक बनने के लिहाज से आप भी इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों और लिंग, जाति, जातीयता या धर्म की परवाह किए बिना हर बच्चे को उनकी उपलब्धता के बारे में शिक्षित करें। चित्र, लेखन, नाटक और चर्चा जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। ठीक है। ये सब ऐसे जैसे चित्र हो गया, आपका लेखन हो गया, कोई नाटक हो गया, चर्चा हो गई, या फिर बच्चों से वैसे बातचीत करके उनके क्या विचार है इसके ऊपर उनको भी जानने की कोशिश करें। ठीक है। जैसे मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने एक रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाया हुआ था। वहाँ पे हम लोग फुल टाइम टीचर हुआ करते थे, तो वहाँ पे मैं मैथ की टीचर थी। ठीक है। तो वहाँ पे रेजिडेंशियल था, तो स्कूल पढ़ाई के बाद हम लोगों को बच्चों का सारा देख रेख ये सब मतलब हॉस्टल वार्डन का भी काम करना पड़ता था। तो वहाँ पे हम लोग ऐसी चीजें करवाते थे, बच्चों से बात करते थे। बच्चे काफी अटैच हुए जाते हैं फिर जब आप साथ में रहने लगते हैं। तो जो ऐसी ऐसी बातें जो वो अपने माता पिता में बता सकते हैं आपको बता देते हैं। इसके लिए है कि आप भी भावनात्मक रूप से भी उनसे जुड़े रहें। ठीक है। आप बच्चे को जितना अच्छे से कह सकते हैं कि सींचेंगे, एक पौधा होता है जिसको अच्छे से सींचो तो उसी तरह वो और अच्छा होगा जाके आगे जाके। ठीक है। तो बच्चे अपने टीचर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो आप भी अच्छे, अगर सिलेक्शन होता है आपका, जाते हैं वहाँ पे, तो अच्छे टीचर बने, अच्छे नागरिक बने। इसके बाद विशेष सत्र आयोजित करें। बाल विवाह के बारे में बात करने के लिए पुलिस और CMPO के सदस्यों को आमंत्रित करें। जैसे कोई आप प्रोग्राम रख सकते हैं। ठीक है। वहाँ पे पुलिस को बुला सकते हैं और पुलिस उन सबके बच्चों को बताएगी इन सबके बारे में, तो बच्चों पे और अच्छे से इफेक्ट पड़ेगा, उनको और अच्छी चीजें पता चलेंगी। ठीक है। तो एक शिक्षक कुछ भी कर सकता है, बस ये है, बस शिक्षक चाहे बच्चों को किसी भी प्रकार से मोल्ड कर सकता है। ठीक है। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक एक्टिविटी हुई थी जिसकी फोटो आई है, या कोई KVS या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल का है, जहाँ पे ये बच्चों ने रोल प्ले किया हुआ था। देख सकते हैं आप, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल में करवा सकते हैं। तो ये आपका था चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में। पूरी मैंने कोशिश की जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सब रखे जाएं। ठीक है। आशा करती हूँ आपको क्लास समझ में आई। प्लस इसके बाद भी मैंने PDF ऐड किया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा। और भी आपको डिटेल में जानना है। ठीक है। क्योंकि नॉलेज कितनी भी ले लो कम ही होती है, तो लेकिन आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सारा इंक्लूड कर दिया गया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये PDF भी ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। डिटेल में देख सकते हैं, ये सारा कुछ दिया गया है। बाकी जितने भी मेन मेन चीज़ें वो मैंने आपको करवा दी हूँ, वो मैंने सब आपको करवा दी है। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्यार दिखा रहे हैं चैनल को। और वैसे 2-3 दिन का भी गैप हुआ है, अब मैं कोशिश करूँगी कि 1-2 छोड़ के आपकी क्लास हो जाए, या फिर अगर हो गया तो रेगुलरली आपकी क्लास करवाएं, तो जल्दी से जल्दी आपके ऐप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी करेंगे। ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि एग्जाम कब तक होगा, तो देखो अभी अगस्त तक तो फॉर्म ही आपके फिल होंगे। ठीक है। तो हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक भी आपका एग्जाम हो सकता है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।
और भी लोगों को शेयर कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। प्लस अगर किसी के भी एग्ज़ाम में ये ऐड अलग से आते हैं, जैसे मान लो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल छोड़ के और कोई एग्ज़ाम है उसमें ये ऐड है, तो इस प्रकार से मैंने क्लास रखी है, तो आप लोग अलग से भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। धन्यवाद।